हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में। और आज का जो लेक्चर है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेट के अंदर, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो अब तक पिछले वीडियो में हमने सेट के बारे में डिस्कस किया है कि सेट का डेफिनेशन क्या होता है, और उसमें एक टर्म यूज करते हैं दैट इज वेल डिफाइंड, कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो उस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सेट और नॉन सेट को डिफ्रेंशिएट किया था कि किस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे और किस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमने क्लियर किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन, उसमें मैंने थर्ड भी इंक्लूड कर दिया है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो दो नहीं बल्कि 3 मेथड में मैंने डिफाइन किया है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक वर्बल फॉर्म में जैसा कि हम सेट को लिखते थे, मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो टोटल 3 टाइप के हम सेट को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको और भी आइडिया होगा और बहुत ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी, तो प्लीज़ पेशेंस रख के पूरी वीडियो देखो, क्योंकि एक एक चीज़ को पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने 16 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसका आंसर आप चेक कर सकते हो। तो देखो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का। जो आपने आंसर किया था उससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हो कि जो आपने टिक किया है कि कौन सा सेट है या कौन सा सेट नहीं है, ये इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 11 एंड 13 ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेट नहीं थे। बाकी हर एक कलेक्शन अपने आप में क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उससे पहले कुछ नोट है, मैं वो आपको बता देता हूं। पहले एक इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, अब देखो। पहला नोट्स ये है कि इफ अ कलेक्शन इज अ सेट देन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कलेक्शन इज सेड टू बी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मतलब ये कह रहा है कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आपने कलेक्शन ले लिया और अगर आप इसे क्या कह रहे हो, सेट कह रहे हो, तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट का ही सेट है। तो इस ऑब्जेक्ट को आज से हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। ELTS ये शॉर्ट फॉर्म है, आगे मैं यही यूज करूंगा ELTS, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। तो एलिमेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। किसी भी कोई अगर हम कलेक्शन लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन बनाते हैं, उन ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, एलिमेंट। तो आगे से हम 2 टर्म का यूज करेंगे, एक तो सेट, कलेक्शन को सेट बोलेंगे, और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो पहला नोट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ एक सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर इंडियन क्रिकेट टीम के सारे क्या आ जाएंगे, मेंबर आ जाएंगे। तो उसमें धोनी, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, ये सब उसके क्या है, मेंबर है। तो हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, अगर मुझे बोलना है, जैसे हम कहते हैं ना कि धोनी इज द इंडियन प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो प्लेयर, बट सेट के अंदर प्लेयर वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसके लिए कुछ और टर्म यूज करेंगे। तो वो भी हम समझते हैं कि वो क्या टर्म यूज करेंगे मैथमेटिकली, हम कैसे इसको, अगर हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में बात करना, याद रखना जो भी हम पढ़ रहे एक लैंग्वेज है, जो कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, ये जो हमको समझना है ताकि हम आगे चल के कैलकुलस को पढ़ सके। तो ये देखो, और एक चीज है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। ये सेकेंड नोट है कि सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, इस सेट को मैं बोलूंगा कैपिटल लेटर A, कैपिटल लेटर B, कैपिटल लेटर C, या फिर X, Y, Z, P, Q, R, A से लेके Z तक इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी कैपिटल लेटर्स है उसमें से किसी भी एक कैपिटल लेटर से मैं डिनोट कर सकता हूं सेट को, और उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको मैं एलिमेंट बोल रहा हूं। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, जैसे A, B, X, Y, Z,
स्मॉल क्यू, स्मॉल पी, स्मॉल आर, एस टी, इस तरीके से यूज कर। तो आगे से आपको हमेशा लाइफ टाइम तक याद रखना है, मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी या फिर कहीं भी आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो हम उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो ये आपके माइंड में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब मैंने इंडियन क्रिकेट टीम बनाया तो वो इंडियन क्रिकेट टीम को जब मैं डिनोट करूंगा तो कैपिटल लेटर से डिनोट करूंगा और उसके अंदर के जो प्लेयर यानी जिसे हम मैथमेटिक्स में एलिमेंट बोलेंगे उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। अब उसको मैथमेटिकली बोलेंगे कैसे, वो शायद हमारा थर्ड पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। हाँ, तो थर्ड पॉइंट ये है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, सेट यहाँ पे रिपीट हो 2 बार हो गया, मतलब ए अगर किसी गिवन सेट का एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बना लिया और उसके अंदर एलिमेंट है, सपोज ये एलिमेंट है, सपोज ये ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, सी और ये डी, ठीक है। एक सेट है जिसमें मैंने ए बी डी डाल दिया, या फिर एक सेट है जिसके अंदर मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2 3 4। तो अब मैं किस तरीके से बोलूँगा कि 1 इस सेट का एलिमेंट है, एक सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर 1 2 3 ये ए सेट का एलिमेंट है तो मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, नहीं। तो उसके लिए एक सिंबल है जो आपको समझना है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन करके एक वर्ड होता है, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, कि अगर ए एक एलिमेंट है किसी भी गिवन सेट का देन इट इज डिनोटेड बाय ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और इसे हम कहते क्या है कि ए इज अ मेंबर ऑफ ए, बट मैथमेटिकली इसके लिए एक वर्ड यूज करते ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। ए बिलोंग्स टू ए गिवन सेट मतलब जैसे अगर मैं ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि हम सेट को नेमिंग क्या दे रहे हैं। तो वो गिवन सेट को जो भी नेम होगा हम कहेंगे ए बिलोंग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक, आप क्या करो, एक फैमिली बना लो, अपनी फैमिली जो है, तो आप कैसे कहते हो, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो तो आप क्या कहते हो कि मैं इस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। इस फैमिली से बिलोंग करने का मतलब ये है कि आप उस फैमिली के मेंबर हो। अगर आप उस फैमिली के मेंबर हो तभी आप उस फैमिली को बिलोंग कर रहे हो। अगर किसी ने पूछा आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, आप उस पर्टिकुलर क्लास का नाम लोगे क्योंकि आप उस पर्टिकुलर क्लास के क्या हो, मेंबर हो। अगर आपने किसी से पूछा कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप किस कॉलेज के मेंबर के प्लेस पे अगर वो ये बोल रहा है आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, आप क्या करोगे, मैं XYZ या फिर जो भी पर्टिकुलर आपका कॉलेज है आप कहोगे मैं उस कॉलेज से बिलोंग कर रहा हूँ। तो बिलोंग का मतलब आप उस सेट के, उस कॉलेज के, उस टीम के, उस फैमिली के मेंबर हो। यानी कि आप उस, मैथमेटिकली अगर बोलूँ तो आप उस सेट के एलिमेंट हो। तो एलिमेंट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इस सिंबल का, जिसका अगर वर्डिंग में बोलूँ तो उसको एप्सिलॉन कहा जाता है। और बोलेंगे रीड कैसे करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो थोड़ा, और इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ये डिनोट किया है कि कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते, जैसे टॉय ऑफ एलिफेंट, पैकेट ऑफ स्वीट्स, मैगजीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो हमने काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल किए और आगे चल के हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको होमवर्क के लिए भी एग्जाम्पल दिए, अब यहाँ पे 6 एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज किसी एक्स फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, और किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा क्या आप वाई फैमिली को बिलोंग कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं उस वाई फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप उस वाई फैमिली के मेंबर नहीं हो। अगर आप उसके मेंबर नहीं हो तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, जैसे मान लो 2 सेट है, सपोज मैं 2 सेट ले रहा हूँ, ए सेट है और एक बी सेट है। सपोज आप इस फैमिली के मेंबर हो, इस फैमिली के मेंबर हो यानी कि इस फैमिली के एलिमेंट हो। ये सपोज आप हो, आप किसी एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और कोई एक सेकेंड पर्सन आपसे पूछ रहा है क्या आप बी फैमिली को बिलोंग कर रहे हो, आप बोलोगे मैं इसको बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। तो बट आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं इस फैमिली को नहीं बिलोंग कर रहा हूँ, आप सिंपल मैथमेटिकली ये बोलोगे, आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैं उस फैमिली को बिलोंग कर रहा हूँ, तो ऐसा होता, लेकिन आप नहीं बिलोंग कर रहे, इसके लिए आप इसको कट कर दोगे, यानी कि मैं बी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। क्यों, मैं किस फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, मैं ए फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं बी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं बी फैमिली का
एलिमेंट नहीं हूं, मैं बी फैमिली का एलिमेंट नहीं हूं। दैट मीन्स आई एम नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर फैमिली। तो देयरफॉर ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी, ए डजेंट बिलोंग्स टू बी। अगर बोलेंगे कैसे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी या फिर ए डजेंट बिलोंग्स टू बी, ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो अब आपको क्या करना है, एक सेट दिया हुआ है, जे सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। मान लो ये एक ग्रुप बन गया या एक कलेक्शन बन गया या एक फैमिली बन गई या एक टीम, जो भी बोल सकते हो, बट हम यहाँ पे एक सेट बोलेंगे। इस सेट के पास क्या क्या एलिमेंट है, 1, यही सारे एलिमेंट है। इस सेट को कुछ नहीं पता, इस सेट के पास सिर्फ 6 मेंबर है और वो मेंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर वो इस सेट का मेंबर है तो आपको सिंबल लिखना है एप्सिलॉन। अगर वो सेट का मेंबर नहीं है तो आपको इसको कट करना है कि यानी कि वो उस सेट का मेंबर नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइ ए, आप क्या लिखोगे, तो आपको चेक करना है कि इस सेट में कहीं फाइ दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ देखो ये सर, ये देखो ये रहा फाइ, तो फाइ ए का मेंबर है। तो हम बोलेंगे कि जो फाइ है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है पता है, आपको लिखना है कि फाइ जो है ये बिलोंग कर रहा है ए को, इसका मतलब फाइ इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 8 डैश डैश ए, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे किस सिंबल का यूज करोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 8 जो है वो ए का मेंबर नहीं है। आप बोलोगे सर 8 ए का मेंबर नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, थर्ड चेक करोगे। आप बोलोगे सर 0, और मुझे ये बताना है कि क्या 0 ए के पास है। आप चेक करोगे यहाँ पे, आप बोलोगे इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट सर कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर मुझे इसे ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं इसको कट कर दूंगा। तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कब हम बिलोंग करेंगे लिखेंगे जब वो उस सेट का मेंबर होगा, और कब डजेंट बिलोंग करेंगे जब उस सेट का मेंबर नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा। वो फिर बोलोगे सर 2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसके बीच में भी ये सिंबल आ जाएगा। सर कहीं भी यहाँ पे 10 नहीं दिख रहा है, मतलब 10 ए का मेंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सर इस तरीके से कट कर देंगे। तो सर ये हमको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि कभी भी कोई भी एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर ए है उस सेट को, गिवन सेट को बिलोंग कर रहा है, और अगर वो उस सेट का मेंबर नहीं होगा, उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स वो इसको नहीं बिलोंग कर रहा है। तो सर यह हमको क्लियर हो चुका है। अब सर आगे चलो, इसका मतलब ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम लोग ने सिर्फ वर्बल फॉर्म में देखा है कि कैसे सेट होते हैं, ये कह सकते हैं। आगे मैं एक मेथड देखूंगा जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मेथड देखा है, तो 2 इंपॉर्टेंट मेथड हमको डिस्कस करने, दैट इज रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, और मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और साथ ही साथ जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बोलता हूँ, जैसे कि सेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा मैं पार्ट बोल रहा हूँ वो भी आपको क्या करना है, नोट करना। या फिर जब आप बुक बनाते हो ना, तो या तो आप बुक के नीचे ऐसे यहाँ पे कुछ थोड़ा पार्ट छोड़ दो, यहाँ पे आपके जो भी डाउट है आप डाउट लिखो, और जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। या फिर क्या करो, आप स्टार्टिंग में यहाँ लाइन छोड़ दो, यहाँ पे डाउट लिखो, या फिर आप एंड में छोड़ के यहाँ पे अपना डाउट लिख सकते हो। इससे होगा क्या, जब भी आप वो बुक को उठा के पढ़ोगे आपको ये होगा हाँ यहाँ पे मुझे डाउट है, और वैसे ही आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना डाउट लिखना है, या तो आप नीचे लिख सकते हो या फिर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ पे किस पॉइंट पे मुझे डाउट आ रहा है, और वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम लोग 3 मेथड देखेंगे। वैसे तो 2 ही मेथड देखा जाता है, एक होता है रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसको मैंने अलग से इंक्लूड किया है। तो हम 3 मेथड को पढ़ेंगे, दैट इज रोस्टर मेथड, जिसे हम और एक नाम से जानते हैं। तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, मोस्टली आपको रोस्टर मेथड लिखा हुआ मिलेगा, या फिर किसी बुक में लिस्टेड, किसी में टेबुलर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को रूल मेथड बोलते हैं। बाकी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों इसका ये नाम पड़ा है। कुछ तो इसके लिए कि जिसने डिफाइन किया होगा, कुछ ऐसे ही पढ़ जाते हैं, और कुछ उसके रिलेटेड कुछ वर्डिंग का कुछ मीनिंग होता है उसके बेसिस पे। तो नेमिंग बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे, कुछ तो कभी कभी कुछ रीजन नहीं होता, कभी कभी साइंटिस्ट के नाम से होते हैं, कभी कभी उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग ही होता है, इसके लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे किस लिए उसका क्या नाम पड़ा है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मेथड को और क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड या सॉरी रोस्टर फॉर्म यहाँ पे लिखा हूँ, इसको कट करके रोस्टर, अच्छा दोनों बोलते हैं, रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे रोस्टर मेथड या टैबुलर फॉर्म, तो तीन नाम है इसका, रोस्टर मेथड, टैबुलर फॉर्म या लिस्टेड मेथड। इस मेथड के अंदर अब यहाँ पे देखो इसको डिफाइन किया है, इन दिस मेथड अ सेट इज अ रिप्रेजेंटेड, कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। तो ये लिस्ट को अच्छे से वर्डिंग कर दो, इसीलिए इसको लिस्टेड मेथड कहा जाता है। तो जो एक और नाम है ना लिस्टेड मेथड, इसका रीजन ये है कि इसके हर एक एलिमेंट का हम लिस्ट बनाते हैं। ऑल इट्स एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट का लिस्ट बनाना है, सेपरेटिंग दिस बाय कॉमा एंड इंक्लूजिंग दिस इन अ कर्ली ब्रैकेट। और उसको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में क्या करना है, इनक्लोज करना है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि इसके जितने भी एलिमेंट है उसका लिस्ट बनाओ। पहला एग्जाम्पल क्या है कि बी विद अ सेट ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट इट कैन बी रिटन इन अ रोस्टर फॉर्म। कि अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी क्या है वॉवेल्स हैं, तो आपको पता होगा टोटल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26 होते हैं, जिसमें 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बाकी बचे हुए 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, जो कि A-E-I-O-U, मतलब टोटल 5 वॉवेल्स हैं। उसके हर एक एलिमेंट का लिस्ट बनाना है, जैसे A-E-I-O-U, और उसके हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेपरेटेड बाय दिस बाय कॉमा, और उसको एनक्लोज करना यानी बंद करना है, किससे, कर्ली ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यानी कि जब भी हम कोई सेट को डिफाइन करें, उसके हर एक एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है, और हर एक दूसरे एलिमेंट को लिखते समय उसे कॉमा से सेपरेट करना है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड या लिस्टेड मेथड या टैबुलर फॉर्म होता है सेट को लिखने का। और एक सेट दिया है कि ए विद अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10 तक पूरा नंबर सिस्टम ही पढ़ते हो, तो नंबर सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, वैसे तो मैं आपको सब बताऊंगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। पहले यहाँ पे देख लेते हैं नेचुरल नंबर। तो आपको सबको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 नेचुरल नंबर कैसे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नेचुरल नंबर हमारे चलते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या कह रहा है, लेस देन 7। अब लेस देन का मतलब ये होता है कि उससे छोटे, उसको लेके उसको छोड़ के जितने भी उससे छोटे होंगे। अब 7 से छोटे नेचुरल नंबर तो यही सारे नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं लेना है, लेस देन 7 लेना है। आगे चल के जब इंटरवल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम देखेंगे कि लेस देन क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है। ग्रेटर वो हम अलग से ही इसमें इंक्लूड कर देंगे इंटरवल के नाम से। जैसे ही हमारा सेट कंप्लीट होगा या फिर सेट के आखिरी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल, ठीक है। तो लेस देन 7 में 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर। अब मैं क्या करूंगा, उसके हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके एक ब्रेसेस के अंदर उसको एनक्लोज कर दूंगा। तो ये 1 से लेकर 6 तक, जो कि एक रोस्टर फॉर्म। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे हम सिर्फ मेथड कर रहे हैं, एक बार हमारा तीनों मेथड हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसको एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये रोस्टर फॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। फिर भी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सेट ले लेता हूं, ठीक है। एक सेट के अंदर
वो सारे लेटर्स ले लो। नहीं, एक सेट के अंदर रेनबो, आपको पता है हमने एक एग्जांपल दिया था कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ रेनबो कलर, मतलब रेनबो के अंदर जितने भी कलर हैं। इससे कि आपका और भी थोड़ा जनरल नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा। एक सेट बना रहा हूँ जिसके अंदर सारे रेनबो के कलर लिख देंगे। अब रेनबो के कलर को ये कैसे याद करते हैं, आप बचपन में पढ़े रहोगे, विबग्योर करके, विबग्योर। अब ये आपका काम है, सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। विबग्योर में वाई का मतलब होता है वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। तो ये आपका कलर है। रेनबो जो आपको दिखता है ना, इसमें 7 कलर, ये स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि अगर एक वाइट लाइट पे जब आप किसी कलर को डालोगे तो उससे एक क्या निकलता है, डिस्पर्शन होता है, जो 7 कलर निकलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। तो वहां से 7 कलर निकलते हैं जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओरिजिन। अब आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है जिसके अंदर इस सारे कलर्स को लिखना है। तो मैं एक सेट बना दूंगा, रेनबो के कलर का सेट बना रहे, इसके लिए मैं इसको नाम दे देता हूं आर। उस सेट के अंदर आपको पूरा भी लिख सकते हो, तो वी, वायलेंट, इंडिगो, और फिर इसके बाद क्या था, विब यानी कि ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो भी रहता है, विबग्योर मतलब ओ मतलब ऑरेंज, और लास्ट में येलो। तो ये एक सेट बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वो एलिमेंट निकाले कि विबग्योर के, अरे रेनबो के कलर के अंदर रेनबो, जो रेनबो होता है उसके अंदर कितने कलर थे, तो 7 कलर थे। फिर हमने ये चेक किया क्या वो डिस्टिंक्ट है कि, अच्छा डिस्टिंक्ट के कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को एक कॉमा से सेपरेट कर दिया, VIBGRY। उसके बाद उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने इनक्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक हो गया सेट, अरे वर्बल फॉर्म, या फिर इसी को टैबुलर फॉर्म बोलेंगे, या इसी को लिस्टेड मेथड बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक सेट बिल्डर, अरे लिस्टेड फॉर्म, लिस्टेड मेथड, टैबुलर फॉर्म और रास्टर फॉर्म, ठीक है, रास्टर मेथड या रास्टर फॉर्म। तो ये आपको पूरी अच्छे तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट याद रखना है। तो 2 नोट आपको याद रखना है। पहले हम उस 2 नोट को समझ लेते हैं कि वो 2 नोट एक्चुअल में है क्या, और ये आपको बहुत याद रखना है। अब इससे होता क्या है, ये नोट के बाद से मैं आपको सेट का और एक डेफिनेशन बताऊंगा, जिससे कि आप हायर स्टडी में या फिर आगे चल के पढ़ते हो तो वहाँ पे सेट के डेफिनेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन रहता है, यानी कि वहाँ पे एक टर्म और ऐड कर देते हैं, तो वो इस रास्टर फॉर्म के बाद से आता है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन तो सिखाया नहीं जाएगा, वहाँ पे आपको सेट की डेफिनेशन दी जाएगी, तो वहाँ पे एक टर्म और ऐड करना है जो कि ये मेरा इस नोट से आता है। और इम्पॉर्टेंट नोट ये है, वो इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एवरी एलिमेंट इन अ सेट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, कि कभी आप जब सेट डिफाइन करो ना, इस बात का ध्यान रखना है कि सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे चल के जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसका यूज़ होगा, जब हम यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो भी वहाँ पे यूज़ होगा, कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। जब आप सेट डिफाइन करते हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर 2 बार लिख देंगे या 1 बार लिखो तो उनका मीनिंग सेम है। होता क्या है कि अगर एक सेट के अंदर मैं सेम एलिमेंट ले लूँ तो फिर ऐसे बहुत सारे सेट डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और एक ही सेट बने, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ का मैं 10-10 सेट बना सकूं। इसी को मतलब इस कॉम्प्लिकेटेड से हटने के लिए सिंपल उसको क्या कर दिया कि हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो डिस्टिंक्ट को हम बोलते हैं कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक सेट डिफाइन किया है, A is a set of letters in the word luggage। लगेज एक वर्ड है जिसके अंदर जितने भी लेटर्स है, टोटल लगेज के अंदर कितने लेटर्स है आप देख रहे होंगे कि लगेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, LUGGAGE 7 लेटर्स है। बट अगर आप सेट डिफाइन करोगे ना, उस सेट के अंदर 7 एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो रिपीटेशन है उसको अवॉइड करेंगे हम। रिपीटेशन को 1 टाइम लिखते हैं। देखो L
लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे। अब जी रिपीट हो गया तो जी को 1 टाइम लिखना है, जी 3 टाइम रिपीट हो रहा है बट उसको हम कितने बार सेट के अंदर लिखेंगे, 1 टाइम। ए 1 टाइम है, ई भी 1 टाइम है, ये हमारा सेट हो गया कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जिसका मतलब होता है डिफरेंट होने चाहिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी आप सेट डिफाइन करो इस बात को ध्यान में रखना कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एवरी एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया। सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज अ इमटेरियल। ये भी हमारा बहुत ही कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इससे हमारे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं जब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको बाद में बहुत यूज़ होने वाली, इसलिए आपको जितना इस चीज़ को सोच सकते हो ना उतना सोचो, और इस चीज़ को हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा इसको जोड़ रख, इस पर हमेशा जोड़ दो, ताकि आपके माइंड में अगर ये रहेगा ना तो जब आगे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें रहेगी कि हाँ ये चीज़ को मैंने ध्यान दिया था और इसका इंपॉर्टेंस अब है। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे ही बोल दूँ कि हाँ ये होता है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं, ये चीज़ आपको आगे यूज़ होने वाली। इसके लिए इस पर थोड़ा आपको फोकस करना है कि एलिमेंट जितने होते हैं सेट के अंदर वो उसके ऑर्डर इमटेरियल हो। इमटेरियल का मतलब होता है उससे कुछ लेना देना नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट है। इन विच मैनर यू प्लेस इन अ सेट। अच्छा, इसका मतलब था, इसका मतलब ये कि आप हर एक एलिमेंट को किस तरीके से, किस मैनर में प्लेस कर रहे हो वो मतलब वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने एक सेट ले लिया है, बी इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ईट। ईट के अंदर कितने लेटर्स हैं, टोटल 3 लेटर्स हैं। अब मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, सेट के अंदर क्या होने चाहिए, इसके जितने भी लेटर्स है वो आने चाहिए और एवरी लेटर मस्ट बी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया, EAT, तीनों एलिमेंट हैं, करली ब्रेसेस के अंदर भी लिख रहा हूँ और सारे एलिमेंट को सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब ये एक सेट है। मैंने और एक सेट डिफाइन कर दिया, ATE, सेट के अंदर इट के तीनों एलिमेंट हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं, कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये भी सेट है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। TAE, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और TEA, तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग सेट आ रहे हैं। इससे होता ये है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब भी आप सेट डिफाइन करो, ये जरूरी नहीं है कि वो जो सेट आपने डिफाइन किया है उसका और कोई फॉर्म नहीं हो। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एलिमेंट उसके अंदर क्या रख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 3 एलिमेंट कोई भी उठा के रख दो, आपको वही 3 एलिमेंट रखने, बट आप किस ऑर्डर में रख रहे हो उससे मैटर नहीं करता। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि मैं ईट के हर एक लेटर्स को बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं। अब आगे लिखो या पीछे लिखो, क्योंकि सीक्वेंस नहीं पढ़ रहे। ये जो ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है तो सीक्वेंस में आता है। जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि आप एलिमेंट को किस ऑर्डर में रख रहे हो ना, ये तो किसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा, सीक्वेंस के अंदर। ये सेट का काम नहीं है। सेट का काम है कि क्या करना, एलिमेंट को इकट्ठा करना, उस पर कुछ कंडीशन है। अब उसी को अलग अलग मैं अलग अलग टाइप से डिवाइड करूंगा और उसको अलग अलग नाम दूंगा, बट बहुत ही बेसिक है सेट सबसे बेसिक है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ 2 कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना, एक तो लॉजिक और एक तो सेट। अगर इस पे आपने फोकस कर दिया ना, आपको आगे के जितने भी टॉपिक है वो ऑटोमेटिक इजी लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग है। तो बेसिक अच्छा रखो, सेट को अच्छे से पढ़ो, लॉजिक अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद उसी के कंपेयर में आप सारी चीज़ों को रिलेट करो। अगर एक बार आप रिलेट करना सीख जाओगे ना, उसका जो इंटेंशन होता है वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको बहुत ही अच्छे, जैसे अगर आप लॉजिक पढ़ोगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 12th स्टैंडर्ड में, बट 11th में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट पता होना चाहिए और सेट के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक एग्जांपल बताना था कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि मार्केट में जाके कुछ सामान लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये मार्केट है, आपको सपोज एक कुछ बैग दे दिया है जिसमें आपको क्या करना है, सामान लेके आना, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने क्या कर दिया, एक लिस्ट दे दिया। सपोज ये एक लिस्ट है और आप यहाँ पे गए,
जो भी लिस्ट में लिखा है, सपोज यहाँ पे लिस्ट में कुछ तो लिखा है, ठीक है, आपने सारे सामान लिए। जब आप रिटर्न आ रहे हो तो आपकी अम्मी क्या बोलेगी, लिस्ट देखेगी और ये देखेगी कि लिस्ट में वो सारे सामान है या नहीं, मतलब जो भी आइटम्स लिखे, जो भी प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। अब अगर जितने भी लिस्ट में है वो सारे एलिमेंट अगर आपकी मम्मी को मिल गए तो ठीक है। अब इसके बाद आपकी अम्मी आपसे ये नहीं पूछेगी कि मैंने लिस्ट में यहाँ ये लिखा था, आपने लिस्ट में पहले ये नहीं लिया। आपने कौन सी प्रोडक्ट को, किस आइटम को, किस टाइम पे, किस ऑर्डर में लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना भी लिस्ट में लिखा गया वो सारे आइटम्स आपके बैग में होने चाहिए। तो सेट क्या कह रहा है कि सेट के पास वो सारे एलिमेंट इस बैग के अंदर होने चाहिए जो लिस्ट आपकी मम्मी ने दिया है, ठीक है। बट ये मैटर नहीं करता कि लिस्ट में जो लिखा हुआ एलिमेंट है, लिखा हुआ जो आइटम्स है, उसको आपने किस नंबर पे लिया है। हो सकता है मम्मी ने आपको कोई प्रोडक्ट कोई भी आइटम सबसे लास्ट में लिया है और उसने आपको जब आप मार्केट में गए तो मार्केट में सबसे पहले शॉप पे वही मिल गया। तो ऐसा नहीं कि मम्मी ने लिस्ट में पहला ये आइटम्स लिखा था, आप मार्केट में जाओगे बोलोगे नहीं नहीं एक काम करो, सबसे पहले ना मुझे ये आइटम्स दो, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड वाला ये लिखा है मम्मी ने तो ये दे दो। ऐसा नहीं होता ना, जितने भी लिस्ट में लिखे वो सारे एलिमेंट चाहिए, बस ये मैटर करता है किस ऑर्डर में ले रहे हो, ये मैटर नहीं करता। तो यही सेट का कॉन्सेप्ट है। सेट के अंदर सारे एलिमेंट आने चाहिए, हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बोला है 10 kg जाके शुगर लेके आओ, आप 10 kg को दो लेके आ गए। मम्मी ने एक ही बार बोला, आपको एक ही बार लाना है, आगे पीछे कैसे भी लो, बट एक ही बार लो, लेकिन लो। नहीं लाओगे तो भी फॉल्ट है, क्योंकि आप सेट के एलिमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे। तो इसीलिए सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके हमने लिस्ट में लिखा होगा कि 1 kg टोमेटो लाना है और 1 kg शुगर लाना है, आप क्या करोगे, 1 kg के दो लेके आ जाओगे, और 1 kg जो शुगर है वो आप 1 kg के ऐसे 10 शुगर लेके आ जाओगे, मतलब 10 kg लेके आ जाओगे। 1 kg का 1 kg 1 kg 1 kg। आप क्या, मैं बोलेगी कि मैंने तो 1 kg बोला था, ये 1 kg की आप बोलोगे नहीं मेरा मन किया कि 1 ही kg है ना, तो चाहे जितना ले सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होता ना, लिस्ट में एक ही बार आना चाहिए। तो सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक ही बार लिखो, रिपीट मत करो, और किस ऑर्डर में लिख रहे हो ये मैटर हार्डली मैटर करता है। इसलिए याद रखना, दो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है, और सबसे यूज़ होगा ज़्यादा हम जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्यों मैं ये दो नोट पे फोकस कर रहा हूँ। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये देखो इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस मेथड के अंदर द वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट एनक्लोज बाय द कर्ली ब्रैकेट, जो भी डेफिनेशन लिखते थे ना हम लोग उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। जैसे एक नंबर दिया है कि 1 से लेके 5 तक के नंबर्स लिखने हैं आपको, आप क्या बोलोगे, द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है, जो भी सेट का जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिख दो। जैसे मैंने एक सेट लिखा कि द एवरी टैलेंटेड पीपल इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर जितने भी टैलेंटेड पीपल है, तो ये आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड। जैसे मैंने टैलेंटेड बोल दिया ना, आप पूछोगे सर किसके हिसाब से टैलेंटेड, मैं पूछूंगा ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे सर डिपेंड करता है ना, मेरे हिसाब से कोई टैलेंटेड पीपल और है और मेरा दोस्त है उसके हिसाब से टैलेंटेड पीपल कोई और है, दोनों में कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड। आपने कहा था जब भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करें वो वेल डिफाइन नहीं होता, मतलब ऐसा स्टेटमेंट तो आप लो ही मत जो वेल डिफाइन हो। अब मैं बोलूँगा ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल प्लांट्स इन अवर कंट्री, या फिर सेट ऑफ ऑल वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अवर कंट्री। आप बोलोगे ठीक है ये वेल डिफाइन है, मैं बोलूँगा क्यों सर, ठीक है अगर आप कोई भी दो अलग अलग वैरायटी ले रहे हो तो वो मेरे दोस्त के हिसाब से भी डिफरेंट वैरायटी होंगे, मेरे हिसाब से भी डिफरेंट वैरायटी होंगे, तो ये एक मतलब ठीक है चल जाएगा। नहीं, भले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये एक सेट में डिफाइन हो जाएगा, ये वेल डिफाइन है। तो ऐसे सारे जो वर्डिंग में हम लोग लिखते हैं उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। इस मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो सेकेंड मेथड डिस्क्रिप्टिव मेथड जो अब तक हम यूज करते हैं, बट वो जो भी स्टेटमेंट आप बोल रहे हो वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब थर्ड
देखो ये तो एक्सप्लेनेशन जो हमने वेल डिफाइन वगैरह किया था, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए थे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उतना समझना नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपका इसका नीड बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्यों हम लोग सेट बिल्डर मेथड पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों थी, लिस्टेड मेथड में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये है, जैसे अगर मुझे एक सेट बनाना है, ठीक है, और किसी ने बोला एक सेट डिफाइन करो जिसके अंदर 1 से लेके 1 करोड़ तक का नंबर लिख दो। आप बोलोगे इसका लिस्ट बनाना है, वो बोलेगा हाँ। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, आपको स्पेस की बहुत जरूरत पड़ेगी, और दूसरा हो गया टाइम। मतलब आप जब नंबर लिखोगे 1 2 3 4, एक तो ऐसे लिख के एंड में लिख दो। एक तरीका तो ये है कि आप 1 2 लिख के लास्ट में क्या लिख दो, 1 करोड़। एक तो ये एक तरीका है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, जब आप ये लिख रहे हो, जरूरी नहीं है कि 1 2 से लेके वो आगे सारे नंबर उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। प्रॉब्लम ये होता है जब आप सेट डिफाइन कर रहे हो ना 1 2 3, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जरूरी नहीं कि आपने जो 1 2 3 लिखा है वो आगे के नंबर ऐसे समझने के लिए ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 2 3 है तो आगे वो सीक्वेंस में चलेगा। बट यहाँ पे ना कोई रूल डिफाइन किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे नंबर्स क्या होंगे। वैसे वो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ 1 2 3 है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक जा रहा है वो, अरे 1 करोड़ तक जा रहा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे टाइम भी जाएगा, और जब आप लिस्टिंग बना रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी बात हमारा स्पेस जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा मेथड डिफाइन करेंगे कि उस सेट के अंदर वही एलिमेंट आएगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब उस सेट के अंदर आने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, या फिर एक रूल लगा देंगे कि जो भी एलिमेंट, जो भी मेंबर, कोई भी मेंबर अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तब जाके वो उस सेट का मेंबर होगा, और हम बोलेंगे कि वो उस सेट का एलिमेंट है। अदरवाइज वो उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो जैसे मैं एक रूल डिफाइन कर दूं, और रूल मेरा ये है कि ए सेट है, इसके अंदर वही सारे मेंबर आएंगे। अभी मैं बताता हूं कि कैसे लिखेंगे इसको। एक सेट है जिसके अंदर वो सारे मेंबर आ जाएंगे जो वोवेल्स होंगे। ऑल एक्स, या आगे हम लोग समझेंगे कि इसको लिखते कैसे। मैं लिख दे रहा हूं कि ऑल एक्स, इसको सच दैट बोलते हैं। अभी के लिए खाली समझो, मैं अभी इसको एक एक का मीनिंग बताऊंगा। सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, मैं इतना ही लिखता हूँ, बाकी पूरा वर्डिंग कि एक्स इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप क्या करोगे, हर एक अल्फाबेट को लेके इसमें पुट करोगे और देखोगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। आप क्या करोगे, ए को पुट करोगे, यहाँ पे डालोगे और आप चेक करोगे क्या ए इज अ वोवेल्स। आप बोलोगे एक्स को रिप्लेस कर दोगे ए से और चेक करोगे क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज अ वोवेल। हाँ, तो यस सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस सेट के अंदर ए एलिमेंट आएगा। फिर आप इंग्लिश अल्फाबेट का सेकेंड लेटर लोगे बी, और इसके प्लेस पे बी लिखोगे। बी इज अ वोवेल, कंडीशन फेल, मतलब इस सेट के अंदर बी नहीं आएगा। ऐसे आप यहाँ पे सी पुट कर दोगे इसके प्लेस पे। फिर आप कंडीशन चेक करोगे क्या सी इज अ वोवेल, आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी, हम ये कॉमन रूल लगा देंगे कि उस सेट के अंदर वही सारे एलिमेंट आएंगे जो उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अदरवाइज कोई मेंबर नहीं है। जो उस मेंबर को सेटिस्फाई करेगा वही सेट के अंदर होंगे, और जो उस कंडीशंस को, उस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो सेट के बाहर होंगे। तो इससे ये हो गया कि हमने एक रूल डिफाइन कर दिया कि उस सेट में आने के लिए उस सेट के कंडीशन को, उस सेट के रूल को सेटिस्फाई करना होगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे कॉलेज का, ले लो, ठीक है। मान लो आप किसी एक एक्स कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप उस एक्स कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो आप उस एक्स कॉलेज में एक्स वाई जो भी है, आप अपना कॉलेज का नाम ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लियो तब तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो और उस कॉलेज में आप जा सकते हो और उस कॉलेज के लिए पेपर दे सकते हो। अब एक कोई दूसरे कॉलेज का, वाई कॉलेज का एक स्टूडेंट आता है
ये एक्स कॉलेज है, अरे कहाँ आ गए हम लोग, ये एक्स कॉलेज है, ये वाई कॉलेज है। अब एक स्टूडेंट है बी और यहाँ का स्टूडेंट है ए, इसने एडमिशन यहाँ लिया है, मतलब यहाँ के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये चले जाता है इस कॉलेज में। इसने यहाँ पे एडमिशन लिया है और ये चले जाता है इस कॉलेज में। इन्होंने रूल तो इस कॉलेज का सेटिस्फाई किया है, बट ये जा रहे हैं इसके अंदर, ये बी ने सेटिस्फाई इस कंडीशन को कर रहा है, जा रहे हैं इस कॉलेज में। तो जैसे ये इस कॉलेज में जा रहा है तो पहले ये चेक करते हैं, यहाँ पे ना जैसे बाउंड्री पे आते हैं ना वो रूल चेक कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये इस मेंबर है, तो जैसे जाकर रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि क्या इस मेंबर है, तो क्या इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे वो रिकॉर्ड बुक में देखते हैं उनको पता चलता है कि ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि लिस्ट में उसका नाम नहीं। रूल क्या है कि उसने एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन लिया तो लिस्ट में नाम होगा, अगर लिस्ट में नाम नहीं है दैट मीन्स वो इस सेट का मेंबर, उसको बोलते हैं आप बाहर रहो, क्योंकि इसको अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है मतलब इसको परमिशन नहीं है, क्योंकि इसने इसके जो रूल थी वो डिफाइन नहीं कर रहा, इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। ये चले गए यहाँ पे, इसके साथ भी वही हो गया, क्योंकि इसके रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सेट एक वेल डिफाइन है और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है कि आप पहले मेरे कॉलेज में एडमिशन लो और तब जाके इस कॉलेज में क्या मिलेगा आपको, इस मेंबर की आपको परमिशन मिलेगी, और अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई कॉमन प्रॉपर्टी अगर आप किसी भी सेट में लगा दे रहे हो तो उस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसमें कुछ टर्म ऐड करते हैं, वो टर्म ऐसा है, एक वर्ड आपको समझना है, ये इसे हम कहते हैं सच दैट। ये क्या कहता है, आप कोई भी एलिमेंट लेके आओ वो मेरे सेट का मेंबर हो जाएगा। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, ध्यान से सुनना, आप किसी भी मेंबर को लेके आ जाओ वो मेरे सेट का एलिमेंट हो जाए, सच दैट। अब सुनो मैंने क्या कहा, मैंने एक सेट है, मैं एक सेट बना रहा हूं, उस सेट के अंदर वो सारे मेंबर आ जाएंगे, सच दैट। अभी सच दैट बोल रहा हूं तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने एक सेट बनाया, अब सेट ये बनाया कि मैं एक कॉलेज खोल रहा हूं, ठीक है, इस कॉलेज में सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो होगा क्या, दुनिया के जितने भी बच्चे वो सारे आ जाएंगे और बोलेंगे चलो एडमिशन मिल रहे हैं। कोई भी आ रहा है, मैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हूँ, फिजिक्स का बच्चा आ गया, आर्ट्स का बच्चा आ गया, कॉमर्स का बच्चा आ गया, किसी भी लैंग्वेज का बच्चा आ गया, किसी दूसरे कंट्री, मतलब कोई भी आ गया। प्रॉब्लम ये हो गया यार, मैंने ठीक है मैंने ये तो कह दिया कि भाई ये सारे बच्चे आ जाओ, मैं बोला यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। मैंने एक सेट तो बना दिया और लेकिन कोई रूल नहीं डिफाइन किया। अब मैं बोल दूंगा सच दैट। जैसे ये सच दैट बोलने का मतलब ये होता है सारे बच्चे रुक जाएंगे, अरे रुक जाओ, उसने बुलाया तो है बट सच दैट बोल दिया। सच दैट का मतलब ये होता है कि अब कुछ कंडीशन लगने वाली है कि उस क्लास के मेंबर जाने के लिए कोई आपको एक एलिजिबिलिटी लगा रहा है, एक कंडीशन लगा रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अगर उस रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगे तब जाके एडमिशन मिलेगा, तभी हम उसका लेक्चर ले सकते, अदरवाइज नहीं ले सकते। मतलब सच दैट का मतलब ये होता है कि आप मेरे कॉलेज में या मेरे लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, सच दैट मतलब अब कंडीशन लग रहा है। इसके बाद हम लोग जो भी लिखते हैं ना वो कंडीशन होता है। मैंने क्या कहा, एक्स, जैसे मैं लिखा था ना ए इज सेट, मैं बताऊंगा अभी, तो एक्स लिख रहा हूं मतलब सारे मेंबर हैं, बट जैसे ही सच दैट लगा देते हैं अब वो एक्स पे रिस्ट्रिक्शन हो गया कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो आपको सच दैट का मीनिंग क्लियर हो गया। जब भी आप किसी स्टेटमेंट को बोलो तो आपको एक कंडीशन लगाना होता है, वरना वो हर एक के लिए फॉलो करता है, वो सेट नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी आ जाएंगे। जैसे आप रूल डिफाइन करते हो वही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में वेल डिफाइन का काम करता है। तो आपको रूल ध्यान देते समय, रूल लगाते समय ये ध्यान देना है वो रूल भी क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, जिससे कि ये डिसाइड हो सके कि कौन सा एलिमेंट आपके सेट के अंदर आएगा और कौन सा एलिमेंट आपके सेट के अंदर नहीं है। वही एलिमेंट आएंगे जो आपके रूल को डिफाइन कर रहे हैं और वो मेंबर कभी नहीं आएंगे जो आपके रूल को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे, इसको लिखते कैसे। एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, अब मैं आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का मतलब भी बता दे रहा हूँ। कर्ली ब्रेसेस को बोलने का तरीका होता है सेट ऑफ ऑल।
एक सेट है जिसके अंदर सारे, बट क्या अगर मैं लिस्ट बना रहा हूँ तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट लिस्ट बोल दूँ, बट यहाँ पे लिस्ट नहीं बना रहे, इसे वर्डिंग में काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर के एलिमेंट होंगे बट उसको एक वेरिएबल दूंगा एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन से एलिमेंट। मैंने बोला ना कि मैं एक स्कूल एक कॉलेज स्टार्ट करूँ उसमें सारे मेंबर आ जाओ, अब मुझे पता नहीं कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, बट मैंने लगा दिया सच दैट। अब बच्चे रुक जाएंगे, मुझे नहीं पता कौन आने वाला है, लिस्ट में पता होता बट यहाँ पता नहीं कि कौन से एलिमेंट आएंगे। अब मैं बोल दूंगा सच दैट कि P ऑफ एक्स ट्रू, P ऑफ एक्स इज ट्रू। अब ये P ऑफ एक्स क्या है सर? P एक प्रॉपर्टी है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि x को आने के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रू होना चाहिए। सर कौन सी प्रॉपर्टी? ये कि मेरे कॉलेज में वही एडमिशन लेगा जिसको जो क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होना चाहिए और वो 11th-12th का बच्चा होना चाहिए। अब मेरे यूट्यूब पे वो सारे बच्चे अटेंड कर सकते हैं लेक्चर जो 12th 11th 12th के साइंस के, मैथमेटिक्स के या 11th 12th के कॉमर्स के मैथमेटिक्स, या फिर आपकी मर्जी है आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। अब मैंने कंडीशन, अब सारे बच्चे छट गए, अब वही बच्चे आएंगे जो 11th 12th में मैथमेटिक्स थे और उनको मैथ सीखना है। इससे ये हो गया कि अगर कोई आर्ट्स का मेंबर आ रहा है, अब उसे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वो चेक करेगा क्या मैं इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जैसे देख लेगा नहीं मैं इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, वो बाहर चले जाएगा। या फिर मैं चार्ज लगा दूँ, ठीक है कोई भी आ जाओ, बट इसका चार्ज है 10,000। अब कंडीशन क्या आ गई कि वो सारे मेंबर सच दैट कि P ऑफ एक्स ट्रू होना चाहिए। P क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है कि आपको पे करना है 10,000। अगर आप 10,000 पे कर रहे हो तो आप एडमिशन ले लो, कुछ मतलब नहीं करता कि आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो के हो, किसी भी सब्जेक्ट को, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप 10,000 पे के हो। तो डिपेंड करता है आपने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाए और वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ये इस तरीके से बोला जाता है। अगर इसको मैं बोलूँ तो ए इज किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? इज इक्वल टू के लिए। ए इज अ सेट ऑफ ऑल, कैरली प्रेसेस को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? सच दैट। अच्छा, कहीं कहीं सच दैट, जबकि एनसीईआरटी वगैरह में डबल कोलन यूज करते हैं। ये भी आपको नोट डाउन करना है कि करली इसके प्लेस पे कहीं कहीं डबल कोलन, पर दोनों का मीनिंग क्या होता है? सच दैट। अब सच दैट आ गया, कंडीशन ये है कि P ऑफ एक्स इज ट्रू, यानी कि x के पास कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा, तब जाके वो इस सेट का मेंबर हो सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इन दिस मेथड, इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ अ सेट आर नॉट लिस्टेड। अब यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाना है। दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी, यानी हर एक एलिमेंट के पास कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। यानी कि अब मेरे क्लास में अगर लेक्चर लेना है तो 10,000 आपको पे करना होगा, ये कॉमन प्रॉपर्टी। अगर आप इसको पे कर रहे हो तो आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लेक्चर को अटेंड नहीं कर सकते हो। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि कंडीशन सेटिस्फाई, अगर जिसने पे किया है वो क्लास के अंदर, जो पे नहीं किया वो क्लास के बाहर, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर कहना क्या चाहता है। अब वही एग्जांपल, फेमस एग्जांपल, वही कि एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल्स ले लो, क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट ले लो। वी बी द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वी कैन बी रिटर्न इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पे भी डबल कोलन का यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसे यूज़ करते हैं, कहीं कहीं डबल कोलन का। यहाँ पे भी डबल कोलन यूज़ किए। मोस्टली आपके जो बोर्ड के बुक होते हैं वहाँ पे ये सिंबल होगा, महाराष्ट्र बोर्ड में ये सिंबल है, तो आपको नोट डाउन करना है कि बुक में आपके ये सिंबल होगा। दोनों का मीनिंग होता है सच दैट। वी एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको अच्छा चेक करना है, कैसे चेक करोगे? आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट उठा लोगे, यहाँ पुट कर दोगे, चलो ठीक है ए भी आ गया, तो क्या चेक कर लो? ए इज अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश ए इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ ठीक है, चलो इसका मेंबर आ गया। आपने पुट किया बी, फिर आप इसमें पुट करोगे, लिखोगे बी इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप बोलोगे नहीं बी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं, मतलब ये सेट के अंदर नहीं आएगा। फिर आप सी पुट करोगे, डी पुट करोगे, ई पुट करोगे, सेटिस्फाई हो गया, सेट के अंदर आ गया। एफ पुट करोगे नहीं, जी पुट करोगे नहीं। तो ऐसे जब पुट करोगे आई पुट करोगे, सेटिस्फाई करके आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा। यानी कि आप पुट करके चेक कर सकते हो। इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही कंडीशन 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 7। जैसे ही आप 7 पुट करते हो आपको पता चलता है कि 7 इज नॉट लेस देन 7, 7 इज इक्वल टू 7, 7 तो 7 के इक्वल है, लेस देन थोड़ी ना। जैसे कोई पूछे क्या 2 2 से कम है, 2 2 से कम नहीं, 2 2 के इक्वल है, तो 7 7 से कम नहीं होता, 7 7 के इक्वल होता है। 7 इज इक्वल टू 7, 7 इज नॉट लेस देन 7, ये आगे इंटरवल में पढ़ेंगे। अगर कोई पूछे 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, हाँ लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है ना, तो चलेगा। ये सब हम सेट में जो और एंड पढ़ते हैं ना, और एंड को कंबाइन करके लेस देन इज इक्वल टू बनता है, वहाँ पे दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई हो जाए, ये सब आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी इस पर इतना हेडेक मत लो। और इसमें ये बता भी दिया है कि जो ये है इसको हम कैसे रीड करते हैं, सच दैट। बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल माइंड में रखो। देखो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आना ना, एग्जाम्पल याद रखो, क्योंकि जब आगे आप पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम्पल को ही समझना है। ये सब इसके लिए नहीं पढ़ रहे कि हमको पढ़ के छोड़ना है, इसको आगे कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। जितना देखो मैथमेटिक्स में ना आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, जितना आपके पास एग्जाम्पल है ना उतना आप एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हो। अगर आपको एक मैथमेटिशियन बनना है और उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है आपके माइंड में रियल लाइफ के एग्जाम्पल और खुद से लेने आने चाहिए। जितना आप खुद से एग्जाम्पल लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो आज का बहुत बड़ा हो गया, एक बार थोड़ा और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले दे दिया है। अब यहाँ पे देखो एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग तीनों मेथड से देख लेते हैं। 3 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 to 10। बिटवीन बोल दिया है, 5 और 10 नहीं, बीच में। जैसे मैं बोलूँ ए इज बिटवीन बी टू सी, तो ए जो बी और सी के बीच में है, बी और सी ए और सी के बीच में नहीं है, तो बिटवीन में वो दो मेंबर नहीं आते। इसको छोड़ के इसके बीच में कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये थोड़ा पहले बिटवीन का ना, ये कुछ जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप बिटवीन बोल रहा हो ना, जैसे मैंने कह दिया ए और बी के बीच में, तो आपको समझना इसको तो पहले ही हटा दो, क्योंकि ये दोनों इसके बीच में तो नहीं आ सकते, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। क्योंकि बिटवीन के लिए 2 वर्ड तो चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए और बी, अगर ये ए और बी के बीच में कभी भी खुद वो एलिमेंट नहीं आते, तो इसके बीच का कोई नंबर होना चाहिए। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 5 और 10 के बीच में सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए, तो पहले 5 और 10 को तो हटा दो और अब सारे नेचुरल नंबर लिख दो, और ये देखो कि 5 और 10 के बीच में कौन से हैं। तो 6, 7, 8 और 9, यही 4 नंबर तो होंगे। 5, 6, 7, 8, 9। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलते जाता है। ये कह रहा है कि 5 और 6, तो पहले 5 और 6 को तो पहले हटा दो, यही 4 नंबर है ना। तो 3 तरीका है इसको लिखने का। अब वो तीनों तरीके हम देख लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म क्या कहता है, लिस्ट बना दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो। सेकेंड कह रहा है कि जो भी स्टेटमेंट है ना वेल डिफाइन का, उसी को लिख दो। नंबर बिटवीन 5 and 10, 5 और 10 के बीच में जितने भी नंबर है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन लगा दो। देखो इंटरवल यहाँ पे यूज किया है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये बिटवीन है, आपको इंटरवल का कोई इतना हेडेक नहीं लेना है, वो जब हम इंटरवल पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसका मतलब ये समझो 5 और 10 के बीच में, ये मैथमेटिकल है। वो सारे एक्स नेचुरल नंबर हो, पहले ही बोल दिया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, और किसके बीच में होना चाहिए, 5 और 10 के बीच में। ये सिंबल का मतलब ये समझो 10 से छोटा 5 से बड़ा, या आपने 10 तक तो पढ़ा होगा ना, ग्रेटर देन लेस देन, तो वो नंबर जो 5 से बड़ा हो बट 10 से छोटा हो, इतना ही समझो। 5 से बड़ा 10 से छोटा, तो 5 से बड़े 6, 7, 8, 9, 10 लूँगा, 10 10 से बड़ा नहीं है, 10 10 से छोटा है। अरे सॉरी, 10 से छोटा होना चाहिए, बिटवीन बोला है मतलब 10 से छोटा होना चाहिए, 10 तो नहीं लेना है, तो 10 तो नहीं आएगा, उसके बीच में सिर्फ 6, 7, 8, 9। तो x इज अ नेचुरल नंबर, एंड 2 कंडीशन होगी कि x, पहली बात तो नेचुरल नंबर, क्योंकि 5 से 10 के बीच में ना बहुत सारे नंबर आते हैं। इरेशनल रैशनल पढ़े हो ना, 5 से 10 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, हर 2 नंबर के पीछे बहुत सारे रैशनल और इरेशनल होते हैं। ये याद रखना है, बहुत ही काम में आता है ये। तो इसका मतलब ये कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 5 से 10 के बीच में होना चाहिए।
तो ये तीनों फॉर्म में आ गए। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज बहुत टाइम हो गया, इसके लिए मैं आज नहीं ले सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, आप पहले ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, क्योंकि 2 लेक्चर अभी हमारा कॉमर्स से रिलेटेड होगा, जो साइंस वाले लोग के लिए भी है। तो आपके जो फ्रेंड होंगे बीकॉम कॉमर्स सबको दिखाओ, बाकी साइंस वाले लोग के लिए भी है। जब आप पढ़ते हो थोड़ा 1-2 पार्ट है, तो मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिसर्च वगैरह में जाते हो तो सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। तो डेटा कलेक्ट करके आप यही सब फाइंड करते हो, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन। ये सब फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ होता है, मैथ्स में भी आगे चल के। तो आप सबको देखना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन, मीडियन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें ना तो रियल लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो सारे डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। जितना एग्जाम्पल ट्राई करोगे उतना अच्छा होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है सेट सॉरी आपको कन्वर्ट करना है। होता क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब क्या क्या होंगे इसमें। सॉरी, अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया है, मान लो एक सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, आपको उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया सेट बिल्डर फॉर्म क्यों उसको नाम दिया है। सेट बिल्ड, सेट को बिल्ड करना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसके लिए क्योंकि सेट को बिल्ड करना है, सेट को लिस्ट में नहीं लिखना है। वहां पे लिस्टेड मेथड था, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया, एक ऐसा फॉर्म जहां पे सेट को बिल्ड किया जाएगा, एक प्रॉपर्टी यूज करके सेट को बनाया जाएगा, इसके लिए सेट बिल्डर। और सेकंड बोलते हैं रूल मेथड। रूल मेथड इसके लिए क्योंकि यहाँ पे हम एक रूल डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको ये समझ आएगा क्यों इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ध्यान सुनो। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए रियल फॉर्म। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपको यहाँ से यहाँ आना चाहिए। मैं आपको इसका बहुत सारी स्टोरी बताऊँगा। इनवर्स जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये यूज़फुल को होता है कि जब आपको यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे हम इनवर्स में मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें से इसमें कन्वर्ट करना, इसमें से इसमें कन्वर्ट करना, तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे, पूरा एग्जाम्पल करेंगे, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। आई होप आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटी छोटी टॉपिक को हम एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जितना एग्जाम्पल, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। न कि एक टॉपिक को आप हाँ समझ में आ गया बात खत्म। जितना आप इस पर सोचोगे, जितना आप एग्जाम्पल्स करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल करो, एक एक छोटी छोटी नोट को काफ़ी एकदम फोकस करके बहुत ही अच्छे से डिटेल में स्टडी करो। एक एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ दो, आगे चल के कभी उसका यूज़ होगा तो आपको यूज़ करने नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।